आप सब लोगों का स्वागत है हिमाचल प्रदेश के ऊपर आधारित एक स्पेशल सीरीज हिमाचल एक खोज में। इस सीरीज में हम लोग हिमाचल प्रदेश के इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आज के सेशन की शुरुआत करें, मैं हिमाचल प्रदेश के ऊपर चंद पंक्तियां कहना चाहूँगा जो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश का जो भूगोल है, हिमाचल प्रदेश की जो ज्योग्राफी है, उससे काफ़ी संबंधित है, काफ़ी रिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश भूगोल की वो परत है जहां हमें हिमालय की संरचना से लेके नदियों का बहाव देखने को मिलता है। यहाँ दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र है। यहाँ आज भी प्राचीन संस्कृति की महक यहाँ की भाषा और वेशभूषा में देखी जाती है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की स्पेशल सीरीज जिसमें हम लोग हिमाचल प्रदेश की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट्स का इतिहास, ज्योग्राफी और उसके साथ साथ उनकी पॉलिटी और इकोनॉमी को भी डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोग हिमाचल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से शुरुआत करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो बिलासपुर है उसका पुराना या पहला नाम जो है वो कहलूर हुआ करता था। उस कहलूर के पीछे की कहानी क्या है, किस तरीके से बिलासपुर की स्थापना बीरचंद के द्वारा की गई, कौन कौन सी नदियाँ हम लोगों को बिलासपुर में देखने को मिलती हैं और उसके साथ साथ बिलासपुर में मौजूद जो टैंक्स या जिनको हम लोग अपनी लोकल भाषा में टोबा भी कहते हैं, कौन कौन से टैंक्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के अंदर मौजूद हैं और किस राजा के द्वारा उन टैंक्स की फॉर्मेशन की गई। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं बिलासपुर रियासत की कहानी से। बिलासपुर रियासत की कहानी को समझने से पहले आप लोगों को हिंदुस्तान के अंदर मौजूद एक चंदेरी रियासत के बारे में भी पता होना चाहिए। चंदेरी रियासत जो है उसके राजा हुआ करते थे जिनका नाम था हरिहर चंद। हरिहर चंद के 5 बेटे थे। उन 5 बेटों में से एक बेटे का नाम था बीरचंद। ये बीरचंद वही हैं जिन्होंने बिलासपुर रियासत की स्थापना की। अगर मैं हरिहर चंद की बात करूं तो ये अपने बेटों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा पे आए हुए थे। यहाँ पे ये देवी देवताओं के दर्शन करना चाहते थे। जैसे ही ये कांगड़ा रियासत में पहुंचते हैं तो कांगड़ा के राजा के द्वारा हरिहर चंद और उसके बेटों को टेंट पेगिंग कंपटीशन के लिए इनवाइट किया जाता है। टेंट पेगिंग कंपटीशन उस समय में राजा महाराजाओं के द्वारा खेला जाता था। उस कंपटीशन में हरिहर चंद के एक बेटे जिनका नाम सबीर चंद है, उनकी मृत्यु हो जाती है और हरिहर चंद और उनके बेटों को ऐसा लगता है कि उनकी मृत्यु का जो कारण है वो है कांगड़ा का राजा। फिर ये सारे के सारे लोग मिलके कांगड़ा के राजा को एक बैटल में हराते हैं और फिर डिसाइड किया जाता है कि हरिहर चंद का एक बेटा जिसका नाम बीरचंद था वो इसी जगह के ऊपर रह के अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करेगा। तो यहाँ से शुरुआत होती है बिलासपुर के बनने की। लेकिन बिलासपुर या कहलूर की जो फॉर्मेशन है वो कुछ समय के बाद हम लोगों को देखने को मिलती है। इससे पहले अगर मैं हरिहर चंद की बात करूंगा तो हरिहर चंद के जो 5 बेटे थे उन पांचों के पांचों बेटों में से एक बेटे की तो मृत्यु होगी जैसे मैंने आपको बताया। उसके साथ जो बीरचंद हैं उनके द्वारा बिलासपुर की स्थापना की गई। इसके अलावा जो हरिहर चंद के बाकी बेटे थे जिनमें गोविंद चंद, गंभीर चंद, कबीर चंद मौजूद थे, उनके द्वारा अलग अलग रियासतों की फॉर्मेशन की गई। अगर मैं बात करूं चन्हेनी रियासत की, कुमाऊं रियासत की, तो इनके जो संस्थापक थे वो हरिहर चंद के बेटे ही थे, यानी कि बीरचंद जो फाउंडर थे बिलासपुर के, उनके भाइयों के द्वारा जो है चन्हेनी और उसके साथ साथ जो कुमाऊं रियासत है उसकी फॉर्मेशन, उसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई। जैसे गंभीर चंद के द्वारा जो है वो चन्हेनी की स्थापना की गई, कबीर चंद के द्वारा जो है वो कुमाऊं की स्थापना की गई और जो गोविंद चंद थे उनके द्वारा जो एंसेस्ट्रल किंगडम था यानी कि जो चंदेरी था वो वहीं पर ही रही और वहीं पर ही उन्होंने अपना जो राजपाट है उसको आगे बढ़ाया। तो इस तरीके से जो बीरचंद है उसने यहाँ पे कहलूर की स्थापना की। अब कहलूर के नाम की अगर हम लोग बात करें कि कहलूर का नाम क्यों पड़ा, कहलूर का जो नाम है वो क्यों पड़ा, उसके पीछे अलग अलग कहानियां जो है वो प्रचलित है। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि कहलूर का नाम पड़ा एक गुज्जर कहलू हुआ करते थे उनके नाम पे। ये गुज्जर कहलू वही हैं जिन्होंने बीरचंद को एक ऐसी जगह दिखाई जिस जगह के ऊपर जो तेंदुआ है वो बार बार बकरी का शिकार करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो शिकार में कामयाब नहीं हो पा रहा था। तो जब वो गुज्जर कहलू बीरचंद के पास जाता है और उसको बताता है कि एक ऐसी जगह मैंने देखी है जहाँ पे तेंदुआ भी बकरी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, तो उसको देख के बीरचंद ये डिसाइड करता है कि वो इसी जगह के ऊपर जो है वो अपना किला बनाएगा, इसी जगह के ऊपर जो है वो अपनी सल्तनत बनाएगा। और इस तरीके से बीरचंद के द्वारा जो है वो उसी गुज्जर कहलू के नाम पे कहलूर रियासत की स्थापना की जाती है और कहलूर फोर्ट यानी कि कहलूर किले का भी निर्माण किया जाता है। कहलूर किले को अगर मैं आज के टाइम पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूं तो आज जो नैना देवी हिल है वहां पे हम लोगों को कहलूर किला देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो है वो आपका जो कहलूर है उसका नाम पड़ा।
लेकिन इसके अलावा एक बिलासपुर के ही राजा है या राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अनंत चंद। उनके द्वारा बिलासपुर के ऊपर एक कहानी लिखी गई, एक बुक लिखी गई, और उस बुक में उन्होंने मेंशन किया कि जो कहलूर फोर्ट या कहलूर नाम है वो बेसिकली बिलासपुर के ही एक राजा जो बीरचंद के ही सक्सेसर हुआ करते थे जिनका नाम था काहल चंद, उनके नाम पे पड़ा। तो दो अलग अलग कहानियां जो है हम लोगों को बिलासपुर से संबंधित देखने को मिलती है। लेकिन जो ज़्यादा एक्सेप्टेड स्टोरी है, यानी कि जो कहलूर किला है, कहलूर फोर्ट है, उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो वहाँ पे जो सीधा श्रेय है वो बीरचंद को ही दिया जाता है और उन्हीं को ही हम लोग कहलूर यानी बाद में जिसका नाम बिलासपुर पड़ा उसके संस्थापक के रूप में याद करते हैं। अल्टीमेटली कहलूर से जो बिलासपुर नाम पड़ा वो राजा दीपचंद के द्वारा उसका नाम बिलासपुर रखा गया। बेसिकली राजा बीरचंद जो दीपचंद थे उन्होंने जो राजधानी थी उसको शिफ्ट किया टुवर्ड दी ब्यास गुफा नामक एक जगह हुआ करती थी, ब्यास गुफा, जहाँ पे ऋषि ब्यास के द्वारा तपस्या की गई थी। उसी ब्यास गुफा की जगह का नाम पहले ब्यासपुर पड़ा और बाद में उसका नाम जो है वो बिलासपुर पड़ा। तो बिलासपुर की जो स्थापना है उसका जो क्रेडिट है, उसका जो श्रेय है वो दिया जाता है दीपचंद को। तो इन दो राजाओं का नाम जो आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। बाकी जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो वहाँ पे हम लोग जो अलग अलग इंपॉर्टेंट किंग्स हैं बिलासपुर रियासत के उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये था बिलासपुर का जो इतिहास, बिलासपुर का जो नाम है उससे संबंधित एक छोटी सी जानकारी। अब हम लोग बात करते हैं जो बिलासपुर है वहाँ पे मौजूद एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी के बारे में जिसका नाम है सतलुज। अगर हम लोग सतलुज की बात करें तो सतलुज जो है वो कसौल गांव की मंगल नामक जगह से बिलासपुर के अंदर एंटर करती है और वो नैला नामक जगह से जो है वो पंजाब के अंदर यानी कि बिलासपुर से निकल के पंजाब की होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में चली जाती है। सतलुज नदी की अगर मैं बात करूं तो सतलुज बिलासपुर को दो हिस्सों में विभाजित करती है, जिसमें जो राइट साइड वाला हिस्सा है सतलुज नदी का उसको परला यानी कि ट्रांस एरिया के नाम से जाना जाता है, और जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है उसको वरला यानी कि सिस, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिस नामक या सिस नाम से जाना जाता है। ये जो परला हिस्सा है ये घुमारवी तहसील बनाता है और उसके साथ साथ जो दूसरा हिस्सा है हमारा वो बिलासपुर तहसील बनाता है, यानी वरला वाला हिस्सा। तो परला और वरला आप लोग शायद पहाड़ी भाषा से भी थोड़ा सा रिलेटेड होंगे तो कहीं ना कहीं या आपको आइडिया होगा, तो वहाँ से आप परला और वरला शब्द जो है उससे पता लग जाता है कि ये घुमारवी की बात हो रही है या ये फिर बिलासपुर तहसील की बात हो रही है। तो ये है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी नदी है जो बिलासपुर के अंदर हम लोगों को देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम लोग बिलासपुर की ज्योग्राफी या बिलासपुर के भूगोल को देखेंगे तो बिलासपुर को सतधार कहलूर के नाम से भी जाना जाता है। सातधार कहलूर के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि बिलासपुर के अंदर हम लोगों को 7 अलग अलग धारें का मतलब है कि बड़ी बड़ी हिल रेंजेस जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो जब हम लोग बिलासपुर की अलग अलग 7 धारों की बात करते हैं तो उनमें सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट धार है जिसके बारे में हम सब लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा, उसका नाम है नैना देवी धार। दूसरी धार है जिसका नाम है कोट धार। तीसरी धार का नाम है झंझियार। चौथी धार का नाम है त्यूण। पांचवी धार का नाम है बांदला। छठी धार का नाम है बहादुरपुर धार की अगर मैं बात करूंगा तो ये धार जो है यहाँ पे पूरे बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची पीक हम लोगों को देखने को मिलती है जिसका नाम बहादुरपुर पीक है। और 7वीं जो हिल है उसका नाम है रतनपुर। तो इन 7 बड़ी बड़ी धारों से मिलके जो है वो बिलासपुर का निर्माण हुआ। इवन दो बिलासपुर में और भी धारें हमें देखने को मिलती हैं और भी छोटी मोटी रेंजेस देखने को मिलती है, लेकिन ये जो 7 हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है। अगर हम लोग बात करें जो नैना देवी धार है वो सतलुज नदी की लेफ्ट साइड के ऊपर मौजूद है। जो कोट की धार है, झंझियार धार है, त्यूण धार है और उसके साथ साथ श्रीवण धार है, ये सतलुज नदी का जो राइट बैंक है यानी कि राइट साइड है वहाँ पे मौजूद है। अब हम लोग बात करते हैं अलग अलग धारों के बारे में। सबसे पहले अगर मैं नैना देवी हिल की बात करूं तो नैना देवी हिल की जो टोटल लेंथ है वो 30 किलोमीटर है। ये नैना देवी हिल वही है जहां पे हम लोगों को नैना देवी टेम्पल देखने को मिलता है और वो हाईएस्ट पीक है उस पूरे की पूरी पहाड़ी की जो टोटल 1100 या अप्रॉक्सीमेटली 1100 मीटर अबव है मीन सी लेवल से। यहाँ पे हम लोगों को कोट कहलूर परगना और उसके साथ साथ फतेहपुर परगना देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ इस पहाड़ी के ऊपर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट किले हैं, जिनमें से एक किला है कहलूर किला जिसको कहलूर फोर्ट या दूसरा किला हमारा है फतेहपुर फोर्ट।
क्लियर। इसके साथ जब मैं दूसरी रेंज की बात करूंगा उसका नाम है कोट हिल्स। कोट हिल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमें बसाई और बछरेटू दो परगने, दो एरियाज जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे बड़े ही इंपॉर्टेंट किले हैं जिनमें एक किला बछरेटू बसिया है, एक है नौण है, दूसरा जो वो शाय वाली बछरेटू है, और उसके साथ साथ जो डगोगा मलकोट है। तो इन किलों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसकी सबसे हाईएस्ट पीक ककरेर है जो 1430 मीटर हाइट के ऊपर मौजूद है। तीसरी इंपॉर्टेंट हिल की अगर मैं बात करूं उसका नाम है झंझियार हिल। झंझियार हिल को सीरखड़ दो हिस्सों में विभाजित करती है। जो सदर्न एरिया है, जो साउथ पार्ट है, उसको भदौड़ के नाम से जाना जाता है, और जो नदर्न पार्ट है उसको झंझियार के नाम से जाना जाता है। इस हिल की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम झंझियार ही है, जो नीचे से 1100 मीटर हाइट के ऊपर जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें दो बहुत ही फेमस टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, जिनमें पहले टेम्पल का नाम है देवी भदौली और दूसरे का नाम है गुग्गा घेरपी। इसके साथ नेक्स्ट अगर हम इंपॉर्टेंट हिल की बात करें, पहाड़ी की बात करें, उसका नाम है त्यूण हिल। त्यूण हिल की जो टोटल लेंथ है, लंबाई है, वो 10 किलोमीटर है, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो मीन सी लेवल जो है वो आपका 1350 मीटर हाइट के ऊपर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। यहाँ पे आप लोगों को सरायूं, नौरनगढ़ का किला और उसके साथ साथ पीर भ्यानू हड़म्बा देवी का मंदिर, हड़म्बा देवी का टेम्पल देखने को मिलता है। अगली इंपॉर्टेंट हिल का नाम है बांदला हिल। बांदला हिल की अगर मैं बात करूं तो ये टोटल 17 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो 1375 यानी 1375 मीटर के ऊपर मौजूद है। उसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट हिल जिसका नाम है बहादुरपुर हिल। बहादुरपुर हिल को अलीखड़, एक नदी है अलीखड़ जिसका नाम है, जो बहादुरपुर को दो हिस्सों में विभाजित करती है, जिनमें जो नदन वाली साइड है उसको ततोह नाम से जाना जाता है, और जो सदन वाली साइड है उसको बहादुरपुर के नाम से जाना जाता है। इसी हिल के ऊपर हम लोगों को बहादुरपुर फोर्ट, बहादुरपुर किला देखने को मिलता है, और साथ में मिलती है बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है बहादुरपुर पीक, जो 1980 मीटर हाइट के ऊपर मौजूद है। इसके साथ साथ जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट हमें पहाड़ी देखने को मिलती है बिलासपुर के अंदर, उसका नाम है रतनपुर हिल। रतनपुर हिल की जो टोटल लंबाई है वो 11 किलोमीटर है, और रतनपुर की जो हाईएस्ट पीक है वो हमें 1230 मीटर हाइट के ऊपर देखने को मिलती है। ये वही किला है जहां पे जनरल ऑक्टोलॉनी के द्वारा गुरखा लीडर अमर सिंह थापा को हराया गया था। तो इस तरीके से ये जो 7 अलग अलग धारें जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती हैं बिलासपुर के अंदर। इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, काफ़ी रेलेवेंस है, और हम सब लोगों को कहीं ना इन धारों के बारे में, इन पहाड़ियों के बारे में, इन हिल्स के बारे में ज़रूर आइडिया होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं बिलासपुर के अंदर मौजूद काफ़ी इंपॉर्टेंट वैलीज़ के बारे में। बिलासपुर को अगर हम लोग देखें तो बिलासपुर का एरिया काफ़ी फर्टाइल एरिया जो वो हम लोगों को देखने को मिलता है, और इसमें जो 3 इंपॉर्टेंट वैलीज़ जो बिलासपुर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, उनमें सबसे पहले नंबर पे जो वैली आती है उसका नाम है सतलुज वैली। सतलुज जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 90 किलोमीटर का एरिया जो है वो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सतलुज नदी क्रॉस करती है, जहाँ पे कसौल से शुरू होती है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया, और नैड़ा से जो है ये बाहर निकलती है। अगर मैं सतलुज वैली की बात करूँगा तो काफ़ी फर्टाइल वैली है, काफ़ी हमें बायोडाइवर्सिटी जो है वो इस वैली में देखने को मिलती है। ये वैली का जो पानी है वो इरिगेशन वगैरह के लिए, एग्रीकल्चर, वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और काफ़ी महत्वपूर्ण वैली में से एक वैली जो है वो हमारी कौन सी है, वो है सतलुज वैली। इस वैली से बहुत सारी नदियां जो हैं वो फ्लो करती हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी इंपॉर्टेंस हम लोगों को बिलासपुर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के लिए भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट वैली जो हमें बिलासपुर के अंदर देखने को मिलती है उसका नाम है चौंतो वैली। जो चौंतो वैली है ये बेसिकली जो है आपका 13 किलोमीटर के आसपास की वैली है। जब आप लोग भाखड़ा डैम की बात करते हैं तो भाखड़ा डैम जो है वो इसी वैली में सिचुएटेड है। ये वैली काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, और उसके साथ साथ भाखड़ा डैम बनने के कारण इस वैली में हम लोगों को जो फिशरी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी जो रेलेवेंस है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से वो भी हिमाचल प्रदेश के साथ साथ बिलासपुर के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ जब हम लोग बात करेंगे तीसरी और अंतिम इम्पॉर्टेंट वैली जो हम लोगों को बिलासपुर के अंदर देखने को मिलेगी, उस वैली का नाम है डानविन वैली। अगर हम लोग डानविन वैली की बात करें या दानविन वैली की बात करें तो दानविन वैली जो है वो बहादुरपुर और बांदला, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया इन दोनों हिल्स के बारे में, तो ये बहादुरपुर और बांदला के बीच में सिचुएटेड है, जिसका टोटल लेंथ जो है वो 10 किलोमीटर है, और उसके साथ साथ 5 किलोमीटर की विड्थ जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती है। दानविन वैली फेमस है मक्की के लिए, चावल के लिए, शुगर केन के लिए, जिंजर के लिए, और उसके साथ साथ गेहूं के लिए। गेहूं हम लोगों को हिमाचल प्रदेश में वैसे भी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ
हिमाचल प्रदेश या मैं बिलासपुर की अगर मैं बात करूं तो बिलासपुर जो है वो टैंक्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। टैंक्स की जो ज़रूरत है वो बिलासपुर को इसलिए पड़ी क्योंकि हम लोगों ने बिलासपुर के इतिहास में देखा है कि बिलासपुर में काफ़ी सूखा, काफ़ी फेमाइन जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि बिलासपुर के अलग अलग राजाओं के द्वारा और इवन बाद में सरकारों के द्वारा जो है काफ़ी टैंक या जिसको हम लोग अपनी लोकल भाषा में टोबा भी कहते हैं, उनकी फॉर्मेशन हुई है। तो अगर हम लोग टैंक्स या टोबा की बात करेंगे तो सबसे पहला जो टैंक है, जो यहाँ पे मैं बड़े साइज़ के टैंक्स और छोटे साइज़ के टैंक्स की भी बात करूँगा, तो सबसे पहला टैंक जो थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना है वो है टैंक रिवाल्सर। ये हम लोगों को पनो करके एक विलेज है, पनौत करके एक विलेज है, वहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरा है जगत खाना टैंक। जगत खाना टैंक का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी साइज़ अच्छा है। 200 स्क्वायर मीटर के आसपास का जो है उसका साइज़ है और ये टैंक का निर्माण किया गया बिलासपुर के राजा हीराचंद के द्वारा 1874 में। ये उस समय पे किया गया जब हम लोगों को बिलासपुर के अंदर जो है वो सूखा देखने को मिलता था। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टैंक जो हमें बिलासपुर में देखने को मिलता है उसका नाम है स्वारघाट। स्वारघाट का जो टोटल एरिया है वो 350 स्क्वायर मीटर है। इसका निर्माण भी राजा हीराचंद के द्वारा ही किया गया। कौन से सन में? ये किया गया 1874 में। इसके साथ साथ नैना देवी में काफ़ी बड़ा टैंक हमें देखने को मिलता है। इसने जो टोटल एरिया ऑक्यूपाई किया है ये है 1200 स्क्वायर मीटर, काफ़ी बड़ा एरिया रहता है ये। इसके साथ जमथड़ में एक टैंक मौजूद है जो 1000 स्क्वायर मीटर जिसका टोटल एरिया है। इसके साथ साथ कसौल में भी हम लोगों को जो है वो टैंक देखने को मिलता है जिसने टोटल एरिया जो ऑक्यूपाई किया है वो है 200 स्क्वायर मीटर। तो इस तरीके से जो है वो हम लोगों को अलग अलग इंपॉर्टेंट टैंक्स जो है वो बिलासपुर के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ एक आपका टोबा सांगवाना भी है जिसका एरिया काफ़ी बड़ा है, 17,600 स्क्वायर मीटर का जिसका एरिया है और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो राजा विजय चंद के द्वारा की गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टोबा या इंपॉर्टेंट टैंक्स थे जो हम लोगों को बिलासपुर के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश जो है वो स्प्रिंग्स के लिए भी, चश्मों के लिए जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बिलासपुर में हम लोगों को 2 फेमस स्प्रिंग्स देखने को मिलते हैं जिनमें एक स्प्रिंग जो है वो आपका ददराना लोहंड नाम का एक स्प्रिंग है और उसके साथ साथ जो है हम लोगों को बस्सी गांव में भी स्प्रिंग देखने को मिलता है, जिसमें से जो बस्सी गांव का स्प्रिंग है वो काफ़ी सीक्रेट कंसिडर किया जाता है, काफ़ी पवित्र कंसिडर किया जाता है। तो ये था बिलासपुर के बारे में थोड़ा सा ज्योग्राफी और किस तरीके से जो है वो बिलासपुर की स्थापना हुई, कौन कौन इंपॉर्टेंट राजा हैं जो हम लोगों को बिलासपुर के अंदर देखने को मिलते हैं। अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा वो बिलासपुर के इतिहास के ऊपर केंद्रित रहेगा और इसी तरीके से हम लोग अलग अलग वीडियो लेक्चर्स की मदद से हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है उसको जानने की कोशिश करेंगे। और हमारा इस वीडियो का जो मेन ऑब्जेक्टिव है या इस सीरीज़ का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर हम लोगों ने देखा कि हिमाचल प्रदेश के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं है। इवन दो हम लोगों ने पूरी ज़िंदगी जो है हिमाचल में गुजार दी, लेकिन जो हिमाचल का इतिहास है, हिमाचल की जो ज्योग्राफी है उसके बारे में बहुत सारे लोग जो हैं उनको पता नहीं है। तो इस सीरीज़ के ज़रिए हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में, हिमाचल प्रदेश का इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के बारे में जो है वो अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे। और साथ में जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे भी आप लोगों को ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी रेलेवेंट रहेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जीके का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो हम लोगों को हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर देखने को मिलता है। आज का जो वीडियो है उसकी जो ड्यूरेशन है वो बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं शुरुआत थी और मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप लोगों से कि अगर आपको ये हमारे जो इनिशिएटिव है अगर थोड़ा अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि बेटर विजुअल प्रेजेंटेशन के साथ जो वो हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है उसको आप लोगों को दिखाया जाए और सुनाया जाए। तो आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको जो हमारा इनिशिएटिव का एक छोटा सा पहला जो कदम है वो किस तरह से लगा। और हम लोग जल्दी ही मिलेंगे हर सैटरडे को शाम को। हम लोग हर सैटरडे को एक जो सेशन है हमारा हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर रहेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।